सोचिए, साल था 1930। आज जिस चीनी को हम चाय में बिना सोचे डाल देते हैं, उस समय उसकी कीमत सुनकर शायद आपको यकीन ही न हो। उस दौर में उत्तर भारत के गन्ने के इलाकों में किसान सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाते थे। सामने दूर तक गन्ने की फसल खड़ी होती थी और किसान को मालूम था कि इस फसल के पीछे उसकी कई महीनों की मेहनत लगी है। खेत तैयार करने से लेकर गन्ना लगाने, पानी देने, निराई करने और आखिर में कटाई तक हर कदम पर मेहनत और खर्च था। लेकिन जब फसल तैयार होती थी, तब सबसे बड़ा सवाल सामने आता था, आखिर इस गन्ने का भाव मिलेगा कितना। आज हम किसी भी चीज की कीमत जानने के लिए मोबाइल निकाल लेते हैं, लेकिन 1930 में किसान के पास ऐसा कोई साधन नहीं था। उसे बाजार के भाव व्यापारी, मंडी या गांव के दूसरे लोगों से पता चलते थे। गन्ना काटा जाता, उसके बंडल बनाए जाते और फिर बैलगाड़ी में लादकर बाजार या मिल की तरफ भेजा जाता। किसान के लिए यह सिर्फ गन्ना नहीं था, यह उसके पूरे परिवार की उम्मीद थी। उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 1930 के आसपास उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गन्ने का भाव लगभग 4 से 5 आने प्रति मन के आसपास था। ध्यान रहे, यह 4 या 5 रुपए नहीं थे, बल्कि 4 या 5 आने थे। उस समय 1 रुपए में 16 आने होते थे और 1 मन लगभग 37 किलो के आसपास की पुरानी वजन इकाई थी। यानी जिस फसल को तैयार करने में किसान ने महीनों मेहनत की, उसके लिए उसे बहुत कम रकम मिल रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यही गन्ना आगे चलकर गुड़ या चीनी बनता था। और यहीं से गन्ने और चीनी की कीमत के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। 1930 की शुरुआत के आसपास के उपलब्ध व्यापारिक रिकॉर्ड में चीनी का भाव करीब 9 से 10 रुपए प्रति मन के स्तर पर दिखाई देता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ खेत में किसान का गन्ना कुछ आने प्रति मन के आसपास बिक रहा था और दूसरी तरफ तैयार सफेद चीनी कई रुपए प्रति मन के भाव पर बाजार में पहुंच रही थी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गन्ने के 1 मन के बदले मिलने वाली सारी रकम चीनी के रूप में किसी के पास चली जाती थी। गन्ने से चीनी बनने के बीच पूरी एक औद्योगिक प्रक्रिया थी। खेत से गन्ना मिल तक पहुंचता था, फिर उसका रस निकाला जाता था, रस की सफाई होती थी, उसे पकाया जाता था और कई प्रक्रियाओं के बाद चीनी के दाने तैयार होते थे। इसके बाद चीनी को सुखाया जाता, बोरे में भरा जाता और फिर बाजार तक भेजा जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में मजदूरों की मेहनत, मशीनों का खर्च, ईंधन, ढुलाई और व्यापारिक खर्च शामिल होते थे। इसलिए खेत के गन्ने और बाजार की चीनी के भाव की सीधी तुलना करना सही नहीं होगा। लेकिन उस समय का यह अंतर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जरूर बताता है, किसान से बाजार तक पहुंचते पहुंचते किसी कृषि फसल की कीमत किस तरह बदल सकती थी। 1930 का समय भारत के लिए वैसे भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया था। दुनिया में 1929 के बाद आर्थिक महामंदी शुरू हो चुकी थी और उसका असर चीनी के कारोबार पर भी पड़ रहा था। भारत के बाजार में विदेशी चीनी मौजूद थी और कई बार वह भारतीय चीनी के मुकाबले सस्ती पड़ती थी। इससे भारतीय चीनी मिलों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। एक तरफ देश का किसान गन्ना उगा रहा था और दूसरी तरफ बाजार में विदेशी चीनी से मुकाबला चल रहा था। इसका असर धीरे धीरे पूरे गन्ना उद्योग पर पड़ रहा था। किसान को अपनी फसल का अच्छा भाव चाहिए था, मिल को सस्ती दर पर गन्ना चाहिए था और बाजार में तैयार चीनी को विदेशी चीनी से मुकाबला करना था। यानी एक किसान के खेत में खड़ा गन्ना सिर्फ गांव की कहानी नहीं था, उसके पीछे पूरे देश और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ताकतें काम कर रही थीं। उस समय गांव की सड़क पर जब बैलगाड़ी गन्ने से भरी हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती थी, तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही गन्ना एक ऐसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जिसमें हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देशों में चीनी की कीमतों का असर भी पड़ सकता है। गन्ने की कटाई के बाद किसान की चिंता खत्म नहीं होती थी। उसे यह भी देखना पड़ता था कि फसल सही समय पर बिके और उसे भुगतान मिले। उस दौर में किसान के पास आज जैसी बैंकिंग और बाजार व्यवस्था नहीं थी।
नकद पैसा उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसी पैसे से घर का खर्च, खेती की अगली तैयारी और पुराने कर्ज का भुगतान होना था। दूसरी तरफ चीनी मिलों के लिए भी समय बहुत महत्वपूर्ण था। गन्ना खेत से काटने के बाद जल्दी से जल्दी मिल तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि गन्ने की गुणवत्ता और उससे मिलने वाले रस पर समय का असर पड़ सकता था। इसलिए खेत से मिल तक गन्ने की यात्रा भी अपने आप में एक पूरी कहानी थी। कहीं बैलगाड़ियां चल रही थीं, कहीं मजदूर गन्ना ढो रहे थे और कहीं मिल के बाहर गन्ने से लदी गाड़ियों की कतार लगी होती थी। फिर मिल के अंदर गन्ना पहुंचता और वहां से एक बिल्कुल अलग दुनिया शुरू होती। बड़ी मशीनें चलती, गन्ने से रस निकाला जाता और उसी रस को धीरे धीरे चीनी में बदलने की प्रक्रिया शुरू होती। बाहर किसान अपनी फसल के भुगतान का इंतजार कर रहा होता और अंदर मजदूर उस गन्ने को तैयार चीनी में बदलने में लगे होते। आखिर में वही चीनी बड़े बड़े बोरों में भरकर बाजार के लिए निकलती। एक तरफ मिट्टी से निकला हुआ गन्ना और दूसरी तरफ चमकते हुए सफेद चीनी के दाने, दोनों एक ही फसल की यात्रा के दो अलग पड़ाव थे। और शायद यही 1930 की सबसे दिलचस्प बात थी। आज हमारे लिए चीनी इतनी सामान्य चीज है कि हम उसके पीछे की पूरी कहानी के बारे में सोचते भी नहीं। लेकिन उस समय चीनी के एक बोरे के पीछे किसान की मेहनत, मजदूर का पसीना, बैलगाड़ी की यात्रा, मिल की मशीनें, व्यापारी का हिसाब और बाजार की मांग सब कुछ शामिल था। इसलिए 1930 में चीनी का भाव सिर्फ एक संख्या नहीं था, वह उस समय की पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर थी। गन्ने का भाव कुछ आने प्रति मन के आसपास था, जबकि चीनी का व्यापारिक भाव कई रुपए प्रति मन के स्तर पर था। लेकिन इन दोनों के बीच किसान से लेकर मिल और मिल से लेकर बाजार तक की एक लंबी यात्रा थी। और यही वजह है कि अगर कोई आपसे पूछे कि 1930 में चीनी कितने की थी, तो सिर्फ एक संख्या बताना पूरी कहानी नहीं होगी। सही कहानी यह है कि उस समय कीमत जगह, बाजार और व्यापार की स्थिति के अनुसार बदलती थी। फिर भी उपलब्ध रिकॉर्ड हमें उस दौर की एक मजबूत तस्वीर देते हैं। एक ऐसा दौर जब किसान गन्ना उगा रहा था, चीनी मिलें अपने पैर जमा रही थीं, विदेशी चीनी भारतीय बाजार में मुकाबला कर रही थी और सरकार आने वाले वर्षों में चीनी उद्योग को संरक्षण देने की दिशा में बढ़ रही थी। कुछ ही वर्षों बाद भारत का चीनी उद्योग तेजी से बढ़ने वाला था और उत्तर प्रदेश जैसे गन्ना उत्पादक इलाके इस उद्योग के बड़े केंद्र बनने वाले थे। लेकिन 1930 में तस्वीर अभी अलग थी। किसान खेत में खड़ा था, गन्ने की फसल तैयार थी और उसके सामने वही पुराना सवाल था, मेहनत का सही दाम मिलेगा या नहीं। शाम होते होते खेत में कटे हुए गन्ने के ढेर लग जाते थे। मजदूर अपने औजार समेटते थे और बैलगाड़ियां धीरे धीरे गांव की तरफ लौटती थीं। किसान शायद थका हुआ घर लौटता था, लेकिन उसके दिमाग में अगले दिन की चिंता रहती थी। दूसरी तरफ किसी शहर के बाजार में उसी गन्ने से बनी चीनी का बोरा व्यापारी की दुकान पर पहुंच चुका होता था। किसान और वह चीनी का बोरा शायद एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन असल में दोनों एक ही कहानी का हिस्सा थे। एक तरफ खेत की मिट्टी थी और दूसरी तरफ बाजार की सफेदी। एक तरफ महीनों की मेहनत थी का वह भारत जहां गन्ना सिर्फ एक फसल नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी और एक तेजी से बदलते उद्योग की नींव था। इसलिए अगली बार जब आप चाय में एक चम्मच चीनी डालें, तो एक पल के लिए 1930 को याद कीजिए। उस किसान को याद कीजिए जो सुबह अंधेरे में अपने गन्ने के खेत में पहुंचा था। उस मजदूर को याद कीजिए जिसने दिन भर गन्ना काटा था। उस बैलगाड़ी को याद कीजिए जो फसल लेकर बाजार की तरफ चली थी। और उस चीनी के बोरे को याद कीजिए जो आखिरकार बाजार में पहुंचा था, क्योंकि उस छोटे से बोरे के अंदर सिर्फ चीनी नहीं थी, उसमें एक किसान की मेहनत, एक मजदूर का पसीना और 1930 के भारत की पूरी आर्थिक कहानी छिपी हुई थी। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।